नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बदलाव शुरू हो गए हैं। बीजेपी बदली हुई नजर आ रही है। बीजेपी में नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान हो चुका है और वही यानी कि नितिन नवीन ही बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बदलाव तो यूपी में भी हुआ है। यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान हो गया है। पंकज चौधरी नए बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। सवाल लेकिन कुछ और है। सवाल यह है कि ठीक है, बीजेपी बदली है, मगर जो मातृ संस्था है बीजेपी की आरएसएस, उसके भीतर बदलाव कब होगा? और ये बात बड़ी स्पेसिफिक है। ये बात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है और ये इसलिए है क्योंकि यूपी में एक जिसे कहते हैं फीडबैक सिस्टम। अगर आप पूछना शुरू कीजिए, बीजेपी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए, आप आरएसएस में राय लीजिए, आपको एक कॉमन सी बात नजर आएगी कि आरएसएस की जो यूपी की इकाई है बीजेपी में, उसका एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही असरदार हिस्सा ऐसा है जो सत्ता की गंगोत्री के साथ में बह रहा है। यानी कि वो सत्ता का मार्गदर्शक भी नहीं है, वो सत्ता पर का वॉच डॉग भी नहीं कि नजर रखे सत्ता पर, वो सत्ता के साथ साथ कदम ताल कर रहा है। और हैरानी की बात यह है, ये भी फीडबैक सिस्टम है। आप यूपी में पता करके देखिए, यही फीडबैक मिलेगा कि एक जो आरोप योगी सरकार पर चस्पा है कि जात विशेष की राजनीति करती है, तो उसका भी एक असर, या यूं कह लें कि उसका भी एक साइड इफेक्ट यहां भी दिख रहा है कि इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं कि आरएसएस में भी एक ऐसा तबका, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, स्थापित हो गया है जो उसी सत्ता की राजनीति या सत्ता की जाति की राजनीति के मोह में बंधा हुआ है। और ये आरएसएस के लिए वाकई एक बड़ा चैलेंज है और शायद यही वजह है कि आरएसएस को फीडबैक नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, इसको लेकर के आरएसएस के जो बड़े बड़े कर्णधार हैं, वो पूरी तरह से ऐसा लगा कि उनको खबर ही नहीं है कि हालात क्या है। आलम यह हुआ कि मोहन भागवत संघ प्रमुख जो बातें कह रहे हैं लगातार, उसकी ही यूपी में अवहेलना की जा रही है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मोहन भागवत लगातार ये कहते रहे कि जहां पर हिंदू हैं वहीं मुसलमान हैं, और अगर हिंदुत्व का मतलब ये होगा कि मुसलमान को साथ लेकर के नहीं चलना है तो हिंदुत्व का मतलब नहीं रह जाएगा। वो यहां तक कह चुके हैं कि हर एक मस्जिद में क्यों ढूंढना शिवलिंग, यहां तक कह चुके हैं। और उसी दौर में योगी आदित्यनाथ ने संभल जैसी जगहों को अपनी एक खास तबके को आकर्षित करने वाली राजनीति की प्रयोगशाला इसलिए बना लिया क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार तमाम सारे गंभीर आरोपों में घिरी हुई है, जिसमें कि भ्रष्टाचार और जातिवाद के आरोप शिखर पर हैं। तो उससे ध्यान हटाने के लिए कहा गया कि उन्होंने जो मोहन भागवत ने कहा उस सबका उल्टा संभल में करके दिखा दिया और यहां तक बयान में दे दिया कि हाँ, हम जहां जरूरत पड़ेगी वहां खोदेंगे। यानी कि सीधा संघ प्रमुख को एक तरह से चुनौती दे दी। लेकिन यूपी का सेटअप ऐसा रहा आरएसएस का कि फीडबैक ऊपर तक गया ही नहीं। अब सोचिए, ये उत्तर प्रदेश का आरएसएस का कनेक्शन क्या रहा है। ये वही यूपी है जहां पर नानाजी देशमुख 50 के दशक में गोरखपुर आते हैं, वही यूपी का गोरखपुर जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, और वो वहां पर बाबा राघव दास उनके बावर्ची बनना वो मंजूर करते हैं, उनका खाना बनाते हैं बाबा राघव दास का, और यहां से वो अपनी आरएसएस की परंपरा को यूपी के अंदर स्थापित करते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करते हैं। और यहां तक कि पहली बार जब ऐसा होता है कि संघ में से ये राजनीतिक अछूतवाद का नारा खत्म किया जाता है, तो वो उसकी फोर फ्रंट में होते हैं। प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया को वो आमंत्रित करते हैं 60 के दशक में, और आमंत्रित करके बाकायदा आरएसएस के कार्यक्रम में उनका भाषण करवाते हैं। 1967 में पहली सरकार बनती है गैर कांग्रेसी चौधरी चरण सिंह की अगुवाई में, उसके पीछे नानाजी देशमुख की अहम भूमिका रहती है। इस तरह के दूरदर्शी नेता यूपी में हुए हैं जिन्होंने आरएसएस को कहां से कहां पहुंचाया। बलरामपुर से सांसद चुने जाते हैं नानाजी देशमुख, लेकिन इसके बाद भी वे सरकार में 1977 की सरकार में शामिल होने से इनकार कर देते हैं, केंद्र की सरकार में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार होती है, और 1980 में संन्यास ले लेते हैं। ऐसे एक नाम आता है संघ के चौथे सरसंघचालक राजेंद्र सिंह और रज्जू भैया का। रज्जू भैया के बारे में यहां तक कहा जाता है कि वो तृतीय श्रेणी में यात्रा करते हुए अपना जीवन गुजार देते हैं। उन्होंने कभी भी धन और पद का कोई लोभ ही नहीं पाला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर रहे राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, और उनकी कहानियां आप पढ़ेंगे तो यहां तक बात सामने आती है कि
एक जमाने में कांग्रेस से भी उनका लगाव रहा, युवावस्था थी। और उसके बाद गांधी जी के लिए बाकायदा उनकी एक जीवनी लिखी है रतन शारदा ने, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ रज्जो भैया। उसमें लिखा हुआ है कि गांधी जी के लिए रज्जो भैया भिड़ जाते हैं अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दौर में दो एंग्लो इंडियन लड़कों से, और न सिर्फ भिड़ते हैं बल्कि उनको सबक भी सिखाते हैं। ये एक बैकग्राउंड रहा है उत्तर प्रदेश में आरएसएस की गतिविधियों का। और वही आरएसएस उत्तर प्रदेश में इस स्थिति पर आ गया है कि ये बात चस्पा हो गई है कि आरएसएस की ये जो यूपी के नेता हैं ये सत्ता का हिस्सा बन चुके हैं। इस बीच में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होता है, लेकिन ये आरएसएस के जो बड़े बड़े यूपी के नेता हैं ये इतना भी नहीं करवा पाते हैं कि एक एफआईआर दर्ज हो जाए, उसमें गिरफ्तारी हो जाए उन पुलिस वालों की जिन्होंने लाठियां चलाई थी। उल्टा यहां तक स्थिति आती है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को के पदाधिकारियों को योगी आदित्यनाथ के पास भेज दिया जाता है कि आप जाइए मिलिए, और वहां पर मिलते हैं वो, और योगी आदित्यनाथ उसके बाद उस जो ट्वीट करते हैं उसमें एक शब्द नहीं होता है इस लाठीचार्ज के बारे में। इस लेवल पर ला दिया जाता है। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सारी बातें एक के बाद एक इस बात को इशारा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में आरएसएस के भीतर एक बड़े बदलाव की जो जरूरत है वो उतनी ही ज्यादा प्रखर हो चुकी है जितनी बीजेपी के भीतर शोर मचाया जा रहा था कि क्यों नहीं बदलाव हो रहे हैं। आरएसएस को भी आत्मचिंतन करना होगा कि अब उसकी बारी है, और जब तक वो इसका आत्मचिंतन नहीं करेगा तब तक हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेस्ट में बात कर रहे हैं, मार्गदर्शक या निर्देशक होने की जो उसकी भूमिका है, जो वॉच डॉग होने की उसकी भूमिका है, वो खुद सवालों में घिरी रहेगी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।